जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे, रेलवे का नोट्स पढ़ रहे थे आपका एग्जामपुर का, ठीक, जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। पेज नंबर आपका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कल हमने पढ़ा था आपका प्राचीन इतिहास, पेज नंबर 27 तक आपका हो गया था, ठीक। तो आज हम उसके आगे से पढ़ने वाले हैं 27वें से, ठीक। मध्यकालीन भारत, कल यहाँ तक, इससे पहले हमने पढ़ा था, आज हमको यहाँ से स्टार्ट करना था, ठीक। तो चलिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है बाकी के, तो उन सबको देख लीजिए, ठीक। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या है। आपका खंड 1 हो चुका है, आज से हमारा खंड 2 स्टार्ट होगा, मध्यकालीन भारत, जिसमें पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो पढ़ेंगे यहाँ से। भारत पर मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत अरबों के आक्रमण से मानी जाती है। चचनामा में अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है, ठीक। चलिए यहीं से स्टार्ट करना है आपको। देखेंगे यहाँ पे भारत पर अरबों का आक्रमण। खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर यानी कि चाच का पुत्र का शासन था, ठीक, उसका शासन था, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे दूसरा, 9वीं शताब्दी के बिलादुरी द्वारा लिखित किताब फुतुल अलव अलबलदान एवं अबू बकर द्वारा लिखित चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध में लागू किए गए अधिनियमों का भी उल्लेख है। आगे यहाँ पे देखेंगे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया, ठीक। सफल आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक। और देखिए सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो उबैदुल्लाह ने किया था 711 ईस्वी में, जो कि असफल था, ठीक। क्या था? असफल था। और दूसरा भी असफल था, वो बुंदेलो द्वारा हुआ था। और तीसरा हुआ था सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, ठीक, जो कि इसमें बताया ना। कब हुआ था सफल आक्रमण भारत पर? तो सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था, ठीक। आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। किया और देवल के ब्रह्मानाबाद पर अधिकार कर लिया और दाहिर की हत्या कर दी। केवल बंदरगाह उसके प्रभाव में आ गया। इसे रावर का युद्ध या ब्रह्मानाबाद का युद्ध भी कहते हैं। 723 ईस्वी में मुल्तान को जीतकर सिंध की विजय पूरी की गई। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया, ठीक। मैंने बताया ना, सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो उबैदुल्लाह ने किया था, तो वो असफल था। उसके बाद बुंदेलो द्वारा हुआ, वो भी असफल हुआ। तीसरा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सफल हुआ। आगे प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पराजित किया और उसे भारत के अंतवर्ती प्रदेशों में प्रवेश करने से रोका। अरबों के कश्मीर विजय के प्रयास को ललितादित्य ने असफल कर दिया। आगे देखेंगे असफल कर दिया। और कहाँ पे? यहाँ पे अरबी खलीफा अलमोमीन ने एक बौत उल हिकमत की स्थापना की, जिसमें भारत के बहुत सारे ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया है। अरब शासकों के द्वारा दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन सिंध में किया गया। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया, ठीक। आपसे पूछेगा कि हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अरबों के द्वारा किया गया। और देखते हैं यहाँ पे ईरानियों ने देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, ठीक। आपसे पूछेगा हिंदू शब्द किसने प्रयोग किया था? तो अरबों ने। हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। अबू बकर ने उमर यानी कि 634 से 644 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उमर ने खलीफा की उपाधि के साथ साथ आमिर उल मोमिनीन की उपाधि ली, ठीक। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है। गजनी वंश या महमूद गजनवी। ऊपर ही आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि कौन से मुस्लिम शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने दिरहम मुद्रा चलाई, जो कि सोने की बनी हुई थी, ठीक। ये भी आप याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे आपका महमूद वाला। चलिए क्या लिखा हुआ है। आलब्तगीन ने 932 ईस्वी में यामिनी वंश या गजनवी वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसकी राजधानी गजनी बनी। अलब्तगीन की मृत्यु 963 ईस्वी में होगी। उसके बाद उसके दामाद सुबुक्तगीन ने शासन किया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा।
प्रीतगिरन के शासनकाल यानी कि 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। ठीक, जब तुर्क का आक्रमण हुआ था उस समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे, बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तारीख गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद गजनवी ने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक था। अगर आपसे पूछता है कि गजनवी वंश की स्थापना किसने की, तो आप बता देंगे अल्पतगीन ने की थी। ठीक, किसने? अल्पतगीन ने की थी गजनवी वंश की स्थापना। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे हम, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। ठीक, मुल्तान और सिंध में दो मुसलमानी राज्य थे। कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का शासन था, शासका रानी दिद्दा थी। ठीक, कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसके समय में इस राज्य पर महमूद का आक्रमण हुआ। बंगाल में पाल वंश का शासन था। इस वंश का शासक महिपाल प्रथम महमूद का समकालीन था। ठीक, आगे अब देखते हैं विजय अभियान, देखते हैं महमूद गजनवी का कि महमूद गजनवी भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और गद्दी पर कब बैठा था? 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। और इसे क्या कहते थे? इसे बोलते थे महमूद बोला जाता था। ठीक, महमूद गजनवी नाम था लेकिन इसे क्या बोलते थे? महमूद बोलते थे। ठीक, आगे देखेंगे अब यहाँ पे, सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक, मैंने अभी वही बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद का पहला आक्रमण सीमावर्ती दुर्गों पर हुआ। ठीक, पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? सीमावर्ती दुर्गों पर हुआ था। इस आक्रमण में महमूद ने जयपाल के सीमांत दुर्गों पर अधिकार कर लिया। ठीक, क्या कर दिया था? जयपाल को हरा दिया था। ठीक, जयपाल को पराजित कर दिया था। और देखते हैं यहाँ पे, 1001 में पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक, भीरा के किले पर आक्रमण 1003 में किया। मुल्तान पर आक्रमण 1004 ईस्वी में किया। इसके दौरान महमूद ने जयपाल के पुत्र, हाँ देखिए, जयपाल का पुत्र का नाम था आनंदपाल, को भी पराजित किया। आनंदपाल के एक पुत्र सुखपाल ने नवाज शाह की उपाधि ली। महमूद ने इसको मुल्तान का उपराज्यपाल नियुक्त किया। आगे देखते हैं अगला आक्रमण, सुखपाल पर आक्रमण 1005 ईस्वी में हुआ था। महमूद के वापस लौटते ही सुखपाल ने इस्लाम धर्म का परित्याग कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अतः महमूद ने मुल्तान पर आक्रमण कर सुखपाल को पराजित किया तथा दाऊद को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक, दाऊद को। कन्नौज पर आक्रमण 1018 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज के शासक जयचंद ने कन्नौज नगर को खाली कर दिया। इसके पश्चात महमूद ने इस नगर को लूट लिया। इस अभियान में महमूद ने हिंदुओं को भारी नरसंहार किया। आगे देखते हैं यहाँ पे, सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। इस समय गुजरात पर सोलंकी शासक भीमदेव का राज्य था। ठीक, किसका राज्य था? भीमदेव का राज्य था। इस युद्ध में क्या हुआ था? लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। ठीक, क्या हुआ था? अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण किसने किया, तो वो था, किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। ठीक, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किया था, जिसमें 50,000 लोग मारे गए थे। और वहाँ का शासक था भीम था। ठीक, कौन था? भीमदेव था। आगे, महमूद ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया तथा बड़ी मात्रा में सोने चांदी तथा बहुमूल्य सामग्री को लूट लिया। जाटों पर आक्रमण, उसके बाद कहाँ पर किया था? जाटों के खिलाफ इसका आक्रमण हुआ था अंतिम में 1027 ईस्वी में। तो महमूद ने जाटों द्वारा बाधा उपस्थित किए जाने पर उनके विरुद्ध अभियान किया तथा जाटों एवं खोखरों को पराजित किया। महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध, हाँ 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। गजनवी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। आगे देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि इसने मूर्ति को तोड़ा था महमूद गजनवी ने, तो उसे मूर्ति तोड़ने वाला या तो मूर्ति, महमूद गजनवी को मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक कहा जाता है, बुत सिकन कहा जाता है। ठीक, और इसकी मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में हुई थी। अभी देखेंगे इसके आगे लिखा होगा आपका,
चलिए देखेंगे। महमूद का दरबारी इतिहासकार उतबी था। इसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। महमूद के दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बरूनी, तारीख ए सुबक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पोल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं उनसरी विद्वान असजदी और फर्रुखी प्रमुख व्यक्ति थे। देखेंगे यहाँ पे शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। तो आपसे पूछेगा कि शाहनामा की रचना किसने की, तो फिरदौसी ने की। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशान इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। क्या था? इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी कि प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अल-बरूनी ने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा बारामिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। उसके द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी कि देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरपति महमूद। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030वीं ईस्वी में गजनी में हुई थी। महमूद गजनवी के बाद सेल्जुकों के शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ पे देखते हैं गौरी साम्राज्य या मोहम्मद गौरी। गौरी साम्राज्य का आधार अफगानिस्तान था। आरंभ में गजनी साम्राज्य में सामंत थे। ठीक, कहाँ था? गजनी साम्राज्य में सामंत थे। ठीक, और गौरी गौरी या गौर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक, कौन मोहम्मद गौरी को। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी का प्रारंभिक नाम क्या था, इसका बताएंगे। तो नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद या मोइनुद्दीन बिन शाम था। ठीक, मोइनुद्दीन बिन शाम था इसका पुराना नाम या प्रारंभिक नाम। मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनी के सिंहासन पर 1173 ईस्वी में बैठा। आगे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के समय भारत की स्थिति। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंधु, मुल्तान और पंजाब के मुसलमानी राज्य थे। गुजरात और काठियावाड़ में चालुक वंश का राज था। इनकी राजधानी अनहिलवाड़ यानी कि पाटन थी। दिल्ली और अजमेर का शासक चौहान वंशीय पृथ्वीराज तृतीय उर्फ राय पिथौरा था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष ताबर हिंद भटिंडा में शुरू हुआ। और देखते हैं यहाँ पे गौरी का युद्ध अभियान। तो गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने 1078 ईस्वी में माउंट आबू युद्ध में असफल आक्रमण किया, जिसमें उसे जान बचाकर भागना पड़ा। उसे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने हराया। गौरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। 1179 में गौरी ने पेशावर को जीत लिया। 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट को जीता। 1186 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर गौरी का अधिकार हो गया और गजनी का राजवंश समाप्त हो गया। ठीक, तो गजनी के बाद कौन आया? गौरी आया। उसके बाद देखते हैं 1189 में गौरी ने सीमावर्ती किले भटिंडा पर अधिकार कर लिया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। आपसे पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक, विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। फिर आगे पूछेगा आपसे कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था। किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। किसकी विजय हुई थी? तो इसमें मोहम्मद गौरी की हुई थी। देखेंगे अब 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई।
1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया गया था। ठीक, किसे पराजित किया? राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक, अब देखिए उत्तरायण का दूसरा युद्ध क्यों हारे थे? क्योंकि जयचंद ने क्या किया था? उनके साथ दिया था, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था उनके, और पृथ्वीराज के साथ विश्वासघात किया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ था। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। आगे देखते हैं। उसने 1202 ईस्वी में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक, अब ये जितना हमने पढ़ा है अब उसका थोड़ा एमसीक्यू पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहला आपका है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहले कौन था? महमूद गजनवी था। निम्नलिखित में से तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो ये है आपका अलबरूनी की रचना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की है। आगे, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो क्या बोलेंगे? धन प्राप्त करना, क्योंकि वो लूटने आया था भारत पर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था। ठीक, सबसे पहले किसने आया था? महमूद गजनवी था, तुर्क शासक था। और मुस्लिम में पूछेगा सबसे पहले किस मुस्लिम ने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो राज्य था हिंदू शाही वंश था। ठीक, हिंदू शाही वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? उदभांडपुर में थी। महमूद गजनवी का संबंध किस वंश से था? तो यामनी वंश से था। हिंदू शाही वंश के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली थी? तो वो था जयपाल था। ठीक, जयपाल था। आगे देखेंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक दाहिर था। चचनामा किसकी रचना है? तो आपको याद करना है, चचनामा किसका है? अबू बकर का है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा कि चचनामा किसकी रचना है। तो अबू बकर की रचना है चचनामा। आगे देखेंगे यहाँ पे दिरहम नामक सिक्के का प्रचलन सिंध में किन शासकों ने किया था? तो दिरहम किसने चलवाया था? अरबों ने चलवाया था। ललितादित्य ने किस क्षेत्र पर शासन किया? तो था कश्मीर। आगे देखेंगे यहाँ पे किस शासक ने अपने सिक्के पर संस्कृत और अरबी में मुद्रा लेख अंकित करवाया? तो वो था महमूद गजनवी। गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो गुजरात के किस शासक ने पराजित किया था? तो वो था मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक, मोहम्मद गौरी को। अब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने में भी आपको बहुत मजा आएगा इसमें। सबसे पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। ठीक, कब हुई थी? तो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसी संतान के न होने के कारण उसके साम्राज्य को उसके 3 दासों में आपस में बांट लिया। ठीक, किसने? 3 दासों में बांट लिया। उसमें कौन कौन से थे देखेंगे। इन दासों में सबसे वरीय यलदौस था, जिसे राजधानी गजनी का नगर प्राप्त हुआ। दूसरा सदस्य कुबाचा था, जिसे सिंध और मुल्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए। तीसरा सदस्य कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, आपसे पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक किसके समकालीन था? तो बोलेंगे मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐबक एवं तुर्की, ऐबक क्या है? ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। वह 1206 ईस्वी में भारतीय प्रदेश का शासक बना। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशानपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक, क्या हुआ था? उसे खरीदा गया था। फखरुद्दीन अब्दुल अजीफ ने कोफी ने उसे खरीदा था, इसीलिए वो उनका गुलाम था। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली।
ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही स्वयं को संतुष्ट रखा। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कि लाख बख्श किसे कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, यानी कि लाखों का देने वाला के नाम से पुकारा गया। उसके दरबार में ताज उल मासिर के रचयिता हसन निजामी तथा फ़क़ मुदव्विर जैसे विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आगे, ऐबक की वास्तुकला में रुचि थी। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में उसने अलाउद्दीन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक, आपसे पूछेगा कि अलाउद्दीन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में है। ठीक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, नहीं संस्थापक नहीं पूछेगा, कुतुबुद्दीन कौन था, तो मोहम्मद गौरी का दास था, यानी कि गुलाम था। दिल्ली में ही उसने किला ए राय पिथौरा के पास एक नगर की स्थापना की, जो दिल्ली के प्राचीनतम 7 नगरों में से प्रथम माना जाता है। 1199 में उसने दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। आपसे पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, न्यू किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने न्यू डाली। ठीक, पूरा तो कुछ किसने किया था वो आगे पढ़ेंगे भी। यह मीनार इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरी हुई। ठीक, हाँ, किसने, इल्तुतमिश। आगे देखेंगे यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल में घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक, कुतुबुद्दीन की ऐबक क्यों हुई थी, वो क्या होता, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ठीक, कौन था, बख्तियार खिलजी था। ये कौन था, कुतुबुद्दीन का सेनानायक था। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब से कब तक, 1211 से 1236 ईस्वी तक। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ठीक, ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। वह ऐबक का दास तथा दामाद था। ठीक, दोनों ही था, दास भी था और दामाद भी था। 1197 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध के पश्चात उसे ऐबक ने खरीदा था। ठीक, ऐबक की मृत्यु के उपरांत लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को शासक बनाया। ठीक, किसे बनाया, आराम शाह को शासक बनाया। जूद की लड़ाई में वह आराम शाह को पराजित कर सुल्तान बन गया। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक, दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। ठीक, खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि धारण की। ठीक, उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं, सुल्तान आजम बोलते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि कुतुबुद्दीन एक गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था। ठीक, तो गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोलते हैं। ठीक, याद रखेंगे। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। इस काल में बंगाल के गवर्नर अली मर्दान खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उसका उत्तराधिकारी इबाज खां गयासुद्दीन के नाम से शासक बन बैठा था। इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन को पराजित किया। आगे देखते हैं यहाँ पे, गयासुद्दीन को पराजित किया। इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों को दोबारा जीता। 1236 ईस्वी में उसने रणथंभौर की जीता। 1227 ईस्वी में उसने नागौर को जीता। 1231-32 ईस्वी में उसने ग्वालियर के शासक मंगलदेव को पराजित करके यहाँ कब्जा किया। 1234 ईस्वी में उसने मालवा को जीता और भीलसा को लूटा। माना जाता है कि वह उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर लाया था। 1236 ईस्वी में बामियान का अभियान उसका अंतिम अभियान था। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आगे 1221 ईस्वी में मंगोल नेता चंगेज खां उर्फ तैमूर चीन भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक, आपसे पूछेगा चंगेज खान कब आया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से ईरान के शासक ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा।
संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता न करें, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की। जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे उसने एकता व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था एवं मौद्रिक व्यवस्था को संगठित किया। माना जाता है कि उसने चांदी का प्रथम मानक सिक्का टका चलाया जो 175 ग्रेन का होता था। इसके अतिरिक्त उसने तांबे का सिक्का जीतल भी चलाया। विदेशों में प्रचलित टका, टको या टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही है। इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्की जनसंख्या को बसाया ताकि हिंदू कुलीन वर्ग का अधिकार खंडित हो सके। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से खिलत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसने इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, बन गया। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीर दार नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। उसने मिनहाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों का संरक्षण दिया। इल्तुतमिश ने राज्य के खर्च से चलाए जाने वाले 2 कॉलेजों की स्थापना की जिनके नाम थे म्यूजिया तथा नासिरिया कॉलेज। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ठीक, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहिना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, इल्तुतमिश को बोलते हैं। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक, ये भी उपाधि धारण की थी। और 1229 में बगदाद के खलीफा द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ठीक, ये तो आपने इसमें पढ़ा ही था अभी। ठीक, और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि चंगेज खां, उस वो भी आपने पढ़ा है कि चंगेज खां के मतलब किसके शासनकाल में आया था, इल्तुतमिश के शासनकाल के समय आक्रमण किया था उसने। ठीक, और क्या था, हाँ एक और क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने एकता प्रथा का प्रचलन किया है, इसमें आपने पढ़ा वो चीज़ें। ठीक, वो उसके बारे में पढ़ा। और एक और है चालीसा दत्त और तुर्कान चहलगामी। ठीक, इसकी रचना की थी यानी कि स्थापना की थी यहाँ पे। ठीक, तुर्कान चहलगामी का मतलब होता है 40 अमीर सरदारों का संगठन। किसने किया था, तुर्कान चहलगामी का मतलब स्थापना किसने की थी, तो वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ये आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे, और इसकी मृत्यु तो आपने पढ़ लिया 1236 में ईस्वी में हुई थी। और इसका मकबरा जो है दिल्ली में बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे देखिए रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इल्तुत सॉरी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद प्रांतीय इक़्तिदारों की सहायता से रुकनुद्दीन फिरोज शाह अल्पकाल के लिए दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ये कौन था, ये था इल्तुतमिश का पुत्र था। कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह अल्पकाल के लिए दिल्ली सल्तनत का शासक बना। इस समय सत्ता संचालन का अधिकार उसकी माता शाह तुर्कान के पास था। इसके 7 महीने के अव्यवस्थित शासन में अराजकता फैल गई थी। अच्छा राजा नहीं था, मतलब राज्य में फैली अराजकता की स्थिति में रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर, जो उन दिनों न्याय की याचना करने वाले पहनते थे, एकत्रित जनता से सहायता मांगी। ठीक, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, तो क्या बोलेंगे, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान बोलेंगे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, अबिसिनियन मलिक याकूत को अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान का पद दिया गया था। इसी याकूत से रजिया के प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया जाता है। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा एवं कुल्हा यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। आगे देखते हैं यहाँ पे, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र। तो रजिया से तुर्कान चहलगामी के लगभग सभी सरदार असंतुष्ट थे। देखिए, तुर्कान चहलगामी के नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। ठीक, इसमें क्या होता था, 40 सरदारों का संगठन होता था। आगे 1240 ईस्वी में कबीर खां एयाज ने विद्रोह किया, जिसे रजिया ने सफलतापूर्वक दबाकर उसे लाहौर का एकता छीन लिया और उसे मुल्तान का सूबेदार रहने दिया।
रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। रजिया के पतन की खबर सुनकर दिल्ली में षड्यंत्रकारियों ने बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे देखेंगे यहाँ पे अल सॉरी अल्तुनियों के इच्छानुसार पद नहीं मिला, इसलिए उसने अपने सम्मान में वृद्धि एवं रजिया ने पुनः सल्तनत की प्राप्ति के लिए आपस में शादी कर ली। ठीक, तो रजिया की शादी किससे हुई थी? अल्तुनिया से हुई थी। ठीक, किससे हुआ था? अल्तुनिया से हुई थी, जो तवर हिंद का इक़्तिदार यानी कि भटिंडा का इक़्तिदार था। आगे देखेंगे यहाँ पे, अल्तुनिया और रजिया ने खोखर राजपूत और जाटों की सम्मिलित सेना बनाकर दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु पराजय मिली। आगे 13 अक्टूबर 1240 को रजिया और अल्तुनिया दोनों कैथल के जंगल में सो रहे थे, जहां हिंदू डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। ठीक, तो कब हो इनकी हत्या? 13 अक्टूबर 1240 में अल्तुनिया और रजिया दोनों को कैथल के जंगल में सो रहे थे, जहां हिंदू डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। मिनहाज के अनुसार रजिया 3 वर्ष 6 माह 6 दिन की तक शासक रहे। ठीक, अब पढ़ते हैं बलबन के बारे में। बलबन 1265 से लेकर 1287 में। ठीक, तो 1265 में बलबन के सुल्तान बनने से शासन में परिवर्तन हुआ, परंतु शासन करने वालों में नहीं। नसरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक शासक बलबन ही था। यहाँ तक कि छत्र यानी कि सुल्तान के सम्मान का जो प्रतीक का प्रयोग भी सुल्तान के समय ही आरंभ कर दिया गया था। बहाउद्दीन बलबन को इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद जमालुद्दीन वासरी नामक व्यक्ति से 1233 ईस्वी में खरीदा था। इल्तुतमिश के समय इसे खासदार का पद प्राप्त हुआ। 1248 में अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि और नायाब मामलिकात का पद दिया गया। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन सुल्तान बन गया। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ठीक, क्या नाम था? पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। और मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक, मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन था, यानी कि उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक, ये था। और इसको उपाधि क्या दी गई थी? उलूग खां या नसरुद्दीन की उपाधि दी गई थी। ठीक, और ये कौन था? ये था इलवरी तुर्क शासक था। ठीक, कौन था? इलवरी तुर्क शासक था। और देखते हैं यहाँ पे, जो कि इसमें भी वो पॉइंट लिखा हुआ है, इल्तुतमिश की भांति वह भी इलवरी तुर्क शासक था। बलबन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करना था। इसके तहत उसने सुल्तान को नियामत खुदाई यानी कि सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना एवं जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब कहा। इस तरह बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक बना था जिसने राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। इसका स्वरूप फारस ईरान से प्रभावित था। आगे देखते हैं यहाँ पे, सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की, जो मूलतः ईरानी थी। दरबारियों के लिए शराब पीना निषिद्ध कर दिया गया। बलबन ने अपने को अफरासियाब का वंशज घोषित किया। नकीबे नुकाबा यानी कि सारन बजाते चलना प्रारंभ किया। नवरोज मनाने की प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में बलबन ने ही किया था। ठीक, किसने, किसके द्वारा हुआ था? बलबन के द्वारा हुआ था ये। और इसने क्या स्वयं को क्या बोला? जिल्ले इलाही कहा था। ठीक, ये तो आपने इसमें पढ़ा ही। स्वयं को क्या कहा? जिल्ले इलाही। और 40 दत्त को समाप्त किया था किसने? गयासुद्दीन बलबन ने 40 दत्त को समाप्त किया। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। इसने सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या दीवानी ए अर्ज की स्थापना की। 1238 में तोमर के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण में शहजादा मोहम्मद मारा गया, जिसे खाने शहीद भी कहा गया। ठीक, शहजादा मोहम्मद को मारा गया, जिसे खाने शहीद कहा गया। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक सीरियल वाइज देख लेते हैं कि कौन सा शासक कितने दिन तक या कितने साल तक रहा। पहला देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन कब तक था? देखेंगे यहाँ पे 1206 से लेके 1210। आराम सा 1210 से लेके 1210 यानी कि कुछ ही समय के लिए बना। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 केवल। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। और मजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन महमूद शाह
मलूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन 65 से 87, मोइनुद्दीन कैकोबाद 87 से 90 और शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 तक इनका यानी कि गुलाम वंश का शासन था। ठीक, इतने से 1200 से लेके 1290 तक किसका शासन था? गुलाम वंश का शासक था। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्या है आपका, अगला है आपका खिलजी वंश। ठीक, फिर खिलजी वंश के बाद क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। तो हम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, कि अभी आपको पढ़ना है। चलिए खिलजी वंश पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए खिलजी वंश यानी कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेके 1296। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। सबसे पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक, किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। ठीक, किसकी? खिलजी वंश की स्थापना। ठीक, और खिलजी वंश कब से कब तक जाना जाता है? तो 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश माना जाता है। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसने अपना राज्य अभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलो खरी यानी कि किलो गढ़ी के महल में करवाया था। 1292 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण उलूग खां के नेतृत्व में हुआ। वे पराजित हुए। उसके पश्चात 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया एवं दिल्ली के निकट बस गए और ये नव मुसलमान कहलाए। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की उसके भतीजी एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? उसके भतीजे, क्या लिखा हुआ है? उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, पढ़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। अपने सिंहासन आरोहण के समय अलाउद्दीन ने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन व दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के आर्थिक महत्व को देखते हुए उलूग खां तथा नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया। यहीं पर नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक एक अबीसीनियन हिजड़े को खरीदा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलिक काफूर को और क्या बोलते हैं, या 1000 दिनारी किसे बोलते हैं? तो मलिक काफूर को बोलते हैं। रणथंभौर के अभियान के समय इसका शासक राणा हम्बीर देव था। 1301 ईस्वी में इस किले पर विजय पाने में अलाउद्दीन को सफलता मिली। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। उसने इसे जौहर व्रत का चित्रण किया। किसी समसामयिक लेखक द्वारा जौहर व्रत का यह प्रथम चित्रण है। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का अभियान किया। राणा रतन सिंह ने 7 महीने तक प्रतिरोध किया, परंतु उन्हें 1303 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं यहाँ पे। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। पूछेगा कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम खिर्ज, क्या लिखा? खिर्जबाद रखा तथा वहां अपने पुत्र खिर्ज खां को नियुक्त किया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नवंबर 1305 में महलक देव मारा गया। 1308 ईस्वी से लेकर 1312 तक अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान चला, जिसमें कई साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। उसने अपने सिक्के पर अंकित करवाया। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। मंगोल मध्य एशिया के घास के मैदान स्टेपिज में रहने वाली लड़ाकू जनजाति थी। ठीक, आपसे पूछेगा कि मध्य एशिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। ठीक, मंगोल क्या थी? एक लड़ाकू जनजाति थी। भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी बहराम शाह के काल में हुआ। इस आक्रमण का नेता तैर बहादुर था। 1285 में मंगोल नेता तमर के नेतृत्व में हुए इस आक्रमण में बलबन के सबसे योग्य पुत्र शहजादा मोहम्मद को जान गंवानी पड़ी। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के काल में अब्दुल्ला के नेतृत्व में हमला हुआ। और देखते हैं यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए।
आपसे पूछेगा सबसे अधिक मंगोल आक्रमण कब हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। इस काल में 1296, 97, 99, 1303, 1307, 1308 ईस्वी में आदि में आक्रमण हुए। ठीक, कुछ लिखा हुआ है, नोट देख लेते हैं। 1297, 98 इस काल में मंगोल आक्रमण के नेता कादर सल्दी, ठीक, सल्दी था। ठीक, और 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हमला हुआ। इसी वर्ष तारगी खां के नेतृत्व हुए दूसरे मंगोल आक्रमण में जलालुद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनानायक जफर खां मारा गया। आगे 1303 ईस्वी में तारगी खान ने पुनः आक्रमण किया और 1305 ईस्वी में अली बेग तथा तरताक के नेतृत्व में हमला हुआ। 1306 में कबक इकबाल मंद तथा तईबू के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। 1328 से 1329 ईस्वी में तरम सिरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखिए, आज हम यहीं पर रखते हैं, अब कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे भू राजस्व सुधार के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम पढ़ेंगे भू राजस्व सुधार। ठीक।